हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बज चुका है और 7 बजे हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का क्लास करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में अभी हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बता दूँ। मूल्यांकन हो चुका है, इवेल्युएशन, मेजरमेंट हो चुका है और हमारा असेसमेंट हो चुका है। इसके साथ ही परीक्षा क्या होता है, परीक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है और एग्ज़ाम जो है कितने तरह के होते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की अगर दृष्टि से मैं बोलूँ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे आता ही आता है क्वेश्चन। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन नहीं आए हुए हो। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, टॉपिक जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक एक सुविधाकर्ता के रूप में। देखिए, टीचर का रोल जो है वो चेंज होते आया है। जैसे पहले अगर हम बोले वैदिक टाइम में, तो उस समय गुरु माना जाता था। कुछ समय तक हमारे हिंदुस्तान में जो है टीचर को गुरु का दर्जा दिया जाता था। हमें जो एजुकेशन हमें पढ़ाया जाता था वो भी टीचर सेंटर्ड होता था। लेकिन आज का टाइम बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम में टीचर गुरु नहीं है और ना ही फ्रेंड है। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है? सुविधा देने वाला। मतलब आपको आपके डेवलपमेंट में, विकास में अगर किसी तरह की सुविधा चाहिए, किसी तरह की सहायता चाहिए, किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो वो कौन देता है? टीचर। तो टीचर का रोल आज के टाइम में जो है सुविधाकर्ता का या फिर हम बोले फैसिलिटेटर का है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आता भी है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर एज अ फैसिलिटेटर किस तरह से रोल निभाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम। अधिगम के लिए मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कौन सा मूल्यांकन कहते हैं हम? निर्माणात्मक। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन तब होता है जब विद्यार्थी उन वर्षों में से गुजर रहे होते हैं जब उनके रूप का निर्माण होता है। इसका निहित अर्थ है अनुदेशन के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, तो डायरेक्शन, तो ये सब के थ्रू जो है बच्चों का जब निर्माण हो रहा है तब जो है इसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन इसीलिए कहा जाता है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को भली भांति निश्चित करने के बाद जब पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और विद्यार्थी अधिगम अनुभवों की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो समय समय पर यह निश्चित करना है कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम अनुभव की उपलब्धि किस रूप में एवं किस सीमा तक हो रही है तथा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों किस सीमा तक सफल हो रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए, क्वेश्चन ये आ सकता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इवेल्युएशन बहुत तरह के होते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो हम अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं, मतलब लर्निंग के लिए मूल्यांकन करते हैं। तो मान लीजिए आप टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो जो चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आप एक टाइम के बाद और टाइम टू टाइम पे जो है आप बच्चों का मूल्यांकन करते रहते हैं कि उनको कितना समझ में आया या फिर आपने किस तरह से पढ़ाया। मतलब मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि बच्चों को जांचने के लिए होता है तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों और टीचर दोनों को जांचने के लिए किया जाता है कि दोनों जो है अपने अपने कार्य में, जैसे कि टीचर जो है अपने शिक्षण उद्देश्य में और स्टूडेंट जो है अपने अधिगम उद्देश्य में कितने सफल रहे हैं। तो जब इस तरह का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम की छोटी एवं स्वतंत्र इकाइयों को आधार बनाया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मुलेटिव ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, जो हम
जब उन निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब हम बच्चों का ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तब हम बच्चों का ये देखते हैं कि जो हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं उनको, या जो भी कंटेंट क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसका इवेल्युएशन, इसका मूल्यांकन हम जो करते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से करते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम या टेस्ट लेकर के करते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में विद्यार्थियों अध्यापकों के कार्य की जांच कर उसमें गुण दोष निकालना नहीं, बल्कि उन्हें अपने कार्य में सुधार लाने तथा प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक सूचनाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। देखिए, इस तरह का जो इवैल्यूएशन होता है, किसी में दोष, किसी में जो है किसी की तारीफ करने के लिए नहीं होता है। ये इस तरह का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है जिससे कि जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टीचर की तरफ से हो, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसमें सुधार लाया जा सके, इसलिए किया जाता है। इस दृष्टि से निर्माणात्मक मूल्यांकन को एक ऐसे मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ऐसी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग होता है जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े तत्वों तथा क्रियाओं की अच्छाई और कमजोरियों को सतत से प्रकाश में लाकर उनमें अपेक्षित सुधार लाने की भूमिका निभाई जाती है। तो देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं उसमें हम नई नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, टीचर तो एक उसको यूज़ करते ही हैं, साथ में जो स्टूडेंट होते हैं वो भी उन सारी टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होते जाते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम पता चलती है उसमें सुधार लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता एवं असफलता के संबंध में निरंतर फीडबैक प्रदान करता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी जो है मूल्यांकन होता है और उसमें फीडबैक दिया जाता है। विद्यार्थी का फीडबैक उसके सफल अधिगम को पुनर्बलन प्रदान करता है। अगर स्टूडेंट को जो फीडबैक दिया जाता है उससे स्टूडेंट्स को जो है रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसने अच्छा किया है तो और अच्छा करेगा, अगर कुछ उसने खराब किया है तो उसमें सुधार लाएगा। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट को मिलता है। टीचर को क्या होता है, अध्यापक का पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक टू द टीचर उसे अपना अनुदेशन सुधारने की सूचना प्रदान करता है और उसे व्यक्तिगत एवं दलीय उपचारात्मक कार्य की ओर अग्रसर करता है। टीचर को क्या बोला जाता है, टीचर को जो उनका अनुदेशन है, जो उनका गाइडेंस है, जो वो डायरेक्शन देते हैं स्टूडेंट को, उसमें जो है सुधार लाने की बात कही जाती है। यह मूल्यांकन इस दृष्टि से निदानात्मक पर पूरा जोर देता है, जैसे पाठ्यक्रम किन किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता है, करिकुलम, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, तकनीक, टेक्निकल पाठ, अध्यापक का व्यवहार, विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न, शिक्षण अधिगम वातावरण तथा परिस्थितियाँ किस सुधार की आवश्यकता है, इस बात का निदान करना इस प्रकार के मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो करिकुलम का, टीचिंग मेथड का, टेक्नोलॉजी का, टीचर्स बिहेवियर, स्टूडेंट जो है कितना ट्राई करता है, कितना एफर्ट लगाता है अपना, वो ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। कोई छात्र कितना जानता है, उसकी कक्षा में क्या उपलब्धि है, शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण को छात्रों के अनुसार कैसे समायोजित किया जाए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन से ही मिलते हैं। छात्रों की अपनी उपलब्धि और कमजोरी का ज्ञान कराना है
तो उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजारना ही पड़ेगा। स्टूडेंट को अगर उनका फीडबैक बताना है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट को लेकर हो, चाहे अप्रिशिएशन को लेकर हो, तो उनको मूल्यांकन से गुजरना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक था। यहाँ पर आप देखिए, छात्र शिक्षण सामग्री, शिक्षक आपसी तालमेल में शिक्षण अधिगम कार्य को पूरा करते हैं। देखिए, एक टीचिंग कार्य को पूरा करने के लिए स्टूडेंट जरूरी है, टीचर जरूरी है और टीचिंग एड्स जरूरी है। ये तीनों मिल करके जो है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी कौशल को प्राप्त करने के लिए तीनों में सामंजस्य बनाना बहुत आवश्यक है। मतलब स्टूडेंट में, टीचर में, टीचिंग एड्स में सामंजस्य, एडजस्टमेंट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास शिक्षण सामग्री छात्रों के उच्च और निम्न स्तर की होगी तो हम चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, छात्रों के लिए उसका प्रभाव नगण्य होगा। सही बात है। अगर हमारे पास जो है शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स जो है और निम्न स्तर की होगी तो हम कितना भी ट्राई कर लेंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और हम आज का जो स्टडी है, आज का जो एजुकेशन है, रटने वाला है नहीं, समझाने वाला है। तो जब उनको समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो है फेल हो रहा है, राइट। चलिए, लेकिन यह सामग्री छात्रों तक उचित रूप में प्रस्तुत न कर पाए तो भी इसका कोई असर नहीं होगा। शिक्षण सामग्री का छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है। यह अध्यापक की अक्षमता की पहचान है। इस स्तर पर मूल्यांकन अभिक्रिया शिक्षक को यह सुझाव देगी कि उसे अपने शिक्षण को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए किन शिक्षण प्रतिमानों यानी टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण युक्तियाँ टीचिंग स्ट्रैटेजी तथा शिक्षण प्रविधियों टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों का भी काफ़ी योगदान होता है। यदि कोई छात्र शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले रहा है तो चाहे हम उसे कितना ही प्रभावशाली ढंग से पढ़ा ले, कितनी भी अच्छी शिक्षण सामग्री क्यों ना हो, ऐसी अवस्था में मूल्यांकन अध्यापन को यह निर्देश देगा कि छात्रों को प्रेरित किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से किसी में भी अगर किसी भी तरह की कमी होती है तो शिक्षण अधिगम प्रोसेस जो है वो प्रभावित होता है। अगर स्टूडेंट पढ़ना ना चाहे तो भी होगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन ये होगा कि टीचर जो है स्टूडेंट को मोटिवेट करे। अगर टीचर को पढ़ाना ही ना आए या फिर वो पढ़ाना ना चाहे या फिर उसको टीचिंग एड यूज़ करना ना आए तो भी लॉस है। अगर टीचिंग एड सही तरीके का नहीं हो, एप्रोप्रिएट नहीं हो तो भी लॉस है। तो इन तीनों को सही होना और एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। विभिन्न व्यक्तित्व आयोग व विषयगत उपलब्धियों का मापन वस्तुनिष्ठ ढंग से कर सके। यदि वह अपनी शिक्षण विधि से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरे ढंग से अपनाएगा जिससे वह अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम तो हमें यह बताता है कि हमें कितने शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने हैं और किन किन क्षेत्र में प्राप्त करने हैं। देखिए, हमें एक्चुअली में देखा जाए तो पूरी तरह से टीचर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टीचिंग लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर फेल होता है तो भी सबसे पहला क्वेश्चन जो है टीचर पे ही आता है कि ये फेल हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट में कमी होगी लेकिन टीचर पे उंगली उठती है। अगर टीचिंग एड सही नहीं है तो भी टीचर पे ही उंगली उठेगी। अगर टीचर ही सही नहीं है तो फिर तो बात ही क्या है। तो इस तरह से टीचर को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उसके ऊपर ही आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं
कि इसमें टीचर को हर तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आँख खोल करके रखना चाहिए। टीचर, अब स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो है रचना करें। अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह की स्टूडेंट में कुछ कमी है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग जो है उसकी व्यवस्था करें, उसको अलग से जो है क्लास दिया जाए, अलग से जो है उसको समझाया जाए, बेसिक्स नॉलेज उसको दी जाए। तो इस तरह से ये सारा काम टीचर के ऊपर ही आता है। मूल्यांकन प्रक्रिया से हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमने शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त की। डेविस के अनुसार छात्रों में मूल्यांकन के फलस्वरूप जो परिवर्तन पाए जाते हैं वो निम्न हैं। मूल्यांकन होने के बाद स्टूडेंट में जो जो चेंजेस आते हैं वो सबसे पहला क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया से यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमने शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। सही बात है। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का मापन करके यह ज्ञात करना कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। मूल्यांकन करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे उस लर्निंग प्रोसेस के लिए वो मिला है या नहीं। फिर उसके बाद है यह मालूम करना कि कौन सा उद्देश्य रह गया है। अगर सभी उद्देश्य पूरा नहीं हुए हैं तो कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है ये मालूम करना। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति को वरीयता क्रम देना, सर्वोत्तम शिक्षण विधि का उपयोग करना, टीचिंग मेथड जो है सभी बेस्ट एंड बेस्ट टीचिंग मेथड यूज करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हमें बालक की क्या रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, क्षमताएं हैं, आवश्यकताएं हैं तथा विद्यालय के प्रवेश के समय उसके बौद्धिक विकास का स्तर क्या था, इन सभी बातों का समावेश करते हुए शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक टीचर जो है स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से फैसिलिटेटर का काम करता है। उसके पूरी डेवलपमेंट में जो है और डेवलपमेंट पे ध्यान रखना, कहाँ पे क्या कमी रह रही है, कमी है तो क्यों है, फिर उसको कैसे सुधारा जा सकता है, किस मेथड से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है टीचर को ही रखना है। तो अभी टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं रह गया कि आप भाई जो सब्जेक्ट के टीचर हैं जाइए क्लासरूम में पढ़ाइए और चल दीजिए, वैसा नहीं रह गया। अभी टीचर का काम बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनका काम हो गया है कि बच्चे को में जो है उसके बिहेवियर में वांछित चेंजेस आने ही चाहिए। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन बच्चे के बिहेवियर में आना चाहिए। अगर नहीं आता है इट मीन्स टीचर फेलियर साबित हो जाता है। तो ये है टीचर फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। अब वो सिर्फ टीचिंग का काम नहीं करता है, उसका काम बहुत 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 बढ़ गया है। तो ये है अधिगम के लिए मूल्यांकन में यानी कि असेसमेंट में जो है टीचर का काम। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, टीचर की ड्यूटी, टीचर का इम्पोर्टेंस, टीचर का कहाँ कहाँ पे उसका काम होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये आज का टॉपिक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को मैं बोली हूँ कि बहुत जल्द इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा और मैं मैथ्स इसीलिए स्टार्ट भी नहीं करी। इस बुक में जो है मैथ्स है, ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं मैथ्स तभी स्टार्ट करूँगी जब इंग्लिश का कंटेंट मैं आपको देने लगूँगी तब, जिससे कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। तो फिर कल मिलेंगे फ्रेंड्स 7 बजे इसी के कुछ अगले टॉपिक के साथ। जितने थ्योरी पेपर अभी करवाया जा रहा है कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं थ्योरी पेपर पे है जो है फिर आपको मैथ्स करवाया जाएगा और मैथ्स में सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीचर का काम क्या है, टीचर किस तरह से जो है एक सारी ड्यूटी निभाता है, ये सारी चीज़ें। सो फिर कल मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।